इधर जा बात बिल्कुल। मान लो ये m मास है, m मास है, यहाँ पे स्मॉल मास है, चलो ये m नॉट मास मान लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों के बीच की कुछ ना कुछ सेपरेशन होगी। अब मान लो आप इस चार्ज, इस मास को इंफिनिटी से यहां तक लेकर आओ। मैं सिंपल बात कहूं, इसके ऊपर उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, इसको धरती लेके आ रहा होगा अट्रैक्शन के कारण। तो ये जितना इसके पास में आ जाएगा उस टाइम पे इससे कुछ ना कुछ वर्क हुआ होगा ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। उस ग्रेविटेशन फोर्स अगर तुम नेगेटिव कर दो तो क्या चीज आ जाएगी, पोटेंशियल कंजर्वेटिव फोर्स है। हाँ, क्या चीज है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ। इसमें एक प्रॉब्लम है, ये मान लो मैं यहाँ से डिस्टेंस r मान लो और फिर मैं कोई इस पे इधर फोर्स कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि इसके बराबर है g m नॉट अपॉन r स्क्वायर। अब थोड़ा सा और तरीके से कर दिया तो थोड़ा सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि उसमें फाइनल कम होगा, इनिशियल ज्यादा, कुछ सिस्टम सेट नहीं होता। तो मैंने थोड़ा सा इसको रिवर्स कर दिया। मैं कहता हूँ कि एक पार्टिकल को यहां से P पॉइंट से आप इंफिनिटी तक या Q पॉइंट तक लेकर जाओ, ये इंफिनिटी तक लेकर जाओ, तो जब ये यहाँ पे होगा तो इनके बीच की सेपरेशन मान लो R। इस टाइम पे इस पे इधर जो फोर्स लगा होगा, इधर जो फोर्स लगा होगा, मैं इसको लेकर जा रहा हूँ तो फोर्स बाय संदीप में अलाउ होगा। और अगर मैं इसको स्लोली लेके जा रहा हूँ, फोर्स बाय संदीप में इक्वल टू व्हाट, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और अब इसको यहाँ से थोड़ा सा और लेके जाऊँ तो थोड़ा सा dr दूर लेकर जाऊंगा। अब मेरी वो जो प्रॉब्लम आ रही थी ना कि dr नेगेटिव आ रहा है, वो पॉजिटिव आने लगेगा क्योंकि ये फाइनल डिस्टेंस ज्यादा होगी, इनिशियल डिस्टेंस कम होगी। फाइनल डिस्टेंस क्या होगी, r प्लस dr, इनिशियल क्या होगी r, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो इससे इसके अंदर जो कंफ्यूजन होता है ना इधर से लेकर आते हैं वो दूर हो जाएगा, वरना उसमें आप फंस जाओगे कि क्या करूं। ये मेरी बात समझ में आती है, ये मेरी बात समझ में आती है। तो आप हमेशा कैसे सॉल्व करना कि आप किसी भी पार्टिकल को P पॉइंट से इंफिनिटी तक लेकर जाओगे, हाँ या ना, तो आप जितना वर्क करोगे उतना ही वर्क ग्रेविटेशन करेगा उसी पार्टिकल को इंफिनिटी पे, इंफिनिटी से P पॉइंट तक लाने। मान लो आप यहां से लेके इसको इंफिनिटी तक ले जाने के लिए 50 जूल वर्क करते हो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको यहां से लेके यहां तक लाने में कितना वर्क करेगा, 50 जूल करेगा। अब लॉजिक समझ में आ गया पक्का। तो अब एक चीज सुनो, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इतना से डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क किसके बराबर आएगा, वर्क बाय संदीप मेहता, कितना आ जाएगा, f संदीप मेहता इनटू dr। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल क्या है, 180 का 0, फोर्स भी उधर डिस्प्लेसमेंट भी उधर, है ना। भाई पॉजिटिव आर फ्री तो होता है ना रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, तो सीधा cos 0 लिखूंगा बना जाएगा। तो मैं मैग्नीट्यूड सॉल्व कर रहा हूं, फोर्स बाय संदीप मेहता किसके बराबर है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, g m1 की जगह m into m नॉट अपॉन r स्क्वायर into dr। इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं तो ये वर्क बाय संदीप में आ जाएगा, कहां से कहां तक, पॉइंट P से इंफिनिटी या पॉइंट P से Q लेके चले जाओ। P पॉइंट की डिस्टेंस यहां से मान लो a है और Q पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो बाकी क्या है, b है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। अब b को इंफिनिटी पुट कर दो तो इंफिनिटी पे चला जाएगा वो पॉइंट। क्या लॉजिक समझ में आ गया, जरा एक बार बताओ इसको कहां से कहां तक सॉल्व करोगे, लिमिट कहां से कहां तक लेकर जाओगे अगर आप P पॉइंट से Q पॉइंट तक लेकर जाओगे। P पॉइंट की दूरी कितनी है, 1, और Q पॉइंट की कितनी दूरी है, b, है ना। यहाँ से तो b है ना यार, कहां से लेकर जा रहे हो, a से लेके
B तक, that is point P to Q. So work done by Sandeep Mehta taking the particle from P to Q. क्या चीज कांस्टेंट है? G M M नॉट इंटीग्रेशन dr upon r स्क्वायर A से लेके P. जरा बताइए कि इतना है 1 by r स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होता है? -1 by r क्या होता है? सॉल्व कर सकते हो बताओ. ये हो जाएगा r की पावर -2 और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? r की पावर -2 + 1 -2 + 1 ये क्या आ जाएगा? r की पावर -1 अपॉन ये क्या आ जाएगा? -1 by r. कोई प्रॉब्लम इस बात में? होने भी नहीं चाहिए. ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आ जाएंगे g m into m नॉट 1 - 1 by r a से लेके b. कोई प्रॉब्लम किसी को? इसको जरा ध्यान से देखो, सॉल्व करो. कितना आ जाएगा? g m into m नॉट अपर लिमिट -1 by b माइनस -1 by a ऐसे ही आएगा. लॉजिक समझ में आ गया? ये क्या आ जाएगा? 1 by a - 1 by b आ जाएगा. हाँ भाई. तो वर्क डन बाय संदीप में लाइक टेकिंग द पार्टिकल फ्रॉम p to q कितना आ जाएगा? g m नॉट into b minus a upon a b. आया ना? या मैं सिंपल ऐसे ही लिख दूं, ऐसे ही क्यों लिखूं? थोड़ा और आसान हो जाएगा. 1 by a minus 1 by b. क्या बात समझ में आती है? और ये वर्क किसके बराबर है? This work is equal to work done by gravitational force taking the particle from Q to point P. आया ना? ये बात समझ में आई? अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझो. अगर मैं किसी पार्टिकल को यहाँ से लेके यहाँ तक लेकर जाता हूँ, तो मैं जितना वर्क करूंगा उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है. भाई किसी चार्ज, किसी मास को मैं जितना पकड़ के जितना ऊपर लेकर जाऊं, मैंने जितना वर्क किया है वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई. क्या लॉजिक समझ में आ गया? आया ना? तो ये चीज क्या आ जाएगी? ये चीज किसके बराबर है? ये है पोटेंशियल एनर्जी एट, क्या लिखोगे? Q माइनस P या P माइनस Q? Q माइनस Q. जबकि इसके रिस्पेक्ट में करते तो क्या लिखते? हाँ, तो लॉजिक समझ में आ गया था मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें? आया ना? तो मैं ये कह रहा हूँ, ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट Q माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट P इक्वल टू वर्क डन बाय संदीप मेहला इन टेकिंग द पार्टिकल फ्रॉम P टू Q. माइनस माइनस इनिशियली तो लिखा है. अब ये चीज किसके बराबर है? G M M नॉट 1 by a minus 1 by b. तो ये क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी एट Q माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट P. आया ना? क्या बात समझ आ गई? पक्का? पक्का. एक चीज सोचो, अगर b की वैल्यू में इंफिनिटी पुट कर दूं, दैट इज q पॉइंट को क्या पर पहुंचा दूं? इंफिनिटी. तो इंफिनिटी पहुंचा दूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यों यार? b की वैल्यू इंफिनिटी पुट करो, 0 हो जाएगा. आया ना? तो पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट p किसके बराबर आ जाएगा? G m into m नॉट अपॉन ए. आया ना? इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं? 0 मानते हैं. क्या मानते हैं? 0. तो अगर आपने इंफिनिटी पे, आपकी इच्छा मानो या मत मानो, आया ना?
ये फॉर्मूला क्या देता है, दो पॉइंट्स के बीच की। अब ये चीज बताओ, ये फॉर्मूला क्या देता है, ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस देता है पी पॉइंट और इंफिनिटी के बीच में, हाँ है ना। तो अगर मैं बोलूं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी किसके बराबर आएगा, तो ये आपका आंसर आएगा माइनस जी एम एम नॉट अपॉन ए, हाँ है ना, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, हाँ है ना। अरे भाई ये चीज इधर चली गई, ये चीज इधर चली गई, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी आ गई। अब मान लो ये वैल्यू सॉल्व होगी, ये तो सारी पॉजिटिव ही होगी, ये वैल्यू सॉल्व होके मान लो आ जाती है 100, हाँ है ना, तो माइनस आ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पी कितनी आ गई, क्या पता, अगर इंफिनिटी पे आप मान लो 10 मान लो, आप बताओ पोटेंशियल एनर्जी एट पी क्या आ गई, माइनस 90, हाँ है ना। लेते हैं हम कुछ भी मान सकते हैं ना, जैसे जीरो माना वैसे कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अब हम क्या माने, लोगों ने किताबों में हर जगह क्या माना है, इंफिनिटी पे जीरो माना है। अगर आप जीरो नहीं मानोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो फॉर्मूला है ना आपका, ये क्या कैलकुलेट करके देता है, it does not give you the potential energy at point P, it gives the potential energy difference between point P and infinity। अब एकदम सही है, अब इंफिनिटी पे आप जीरो मानो कुछ भी मान रहे थे, दोनों का डिफरेंस तो यही आना, क्योंकि ये बता मेरे को, ये बता, इसको मैं यहाँ से H ऊपर लेके चला जाऊँ, यहाँ से H ऊपर लेके चला जाऊँ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो यार तुमने जीरो यहाँ क्यों मान लिया, बता पहले मेरे को, सड़क पे मानना चाहिए था नीचे, या इंफिनिटी पे क्यों नहीं माना, सर ऐसे बोल रहे इंफिनिटी पे, सर इंफिनिटी जी की वैल्यू जीरो नहीं, कौन सी जैसे ऊपर जाते हैं, कौन सी जी की वैल्यू जीरो देगी, जैसे 9, तो मैं उसको यूज कहाँ कर रहा हूँ, कहाँ यूज किया मैंने, हाँ तो यार ये वो फॉर्मूला अलग है, असली फॉर्मूला ये है, वो फॉर्मूला तभी लगता है जब आप क्या बहुत पास हो, अभी समझा रहा हूँ करने के लिए, हाँ है ना। ये जो आप फॉर्मूला लगाते हैं ना MgH, रुक जाओ थोड़ी सी ठंड रखो, बताते हैं आपको, हाँ है ना। अब बात समझ में आई, तो अब मैं आपको ये चीज कह रहा हूँ कि ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई, तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला है ये क्या कैलकुलेट करके देता है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड इंफिनिटी, या P एंड Q, P एंड Q का डिस्टेंस, P एंड Q वाले पुट कर दो, ये और भी आराम से सिंपल। अब एक चीज समझना, मैं एक चीज कहता हूं, अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे जीरो मान ली जीरो, तो P पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस GMMF अपॉन ए, कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, पूछो क्यों, पूछो क्यों, इसलिए नेगेटिव आनी थी, ये दो चार्ज है, या ये दो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इस सिस्टम में अब ज्यादा एनर्जी स्टोर है या अब ज्यादा स्टोर है, जो आगे का मतलब क्या होता है यार कैसे बातें करते, जब पास में है, दूर में है, आगे है, हाँ, अब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, अब ज्यादा है जब पास में, क्यों, इनको छोड़ोगे तो अपने आप दूर जाएंगे, इट मींस इसमें इस टाइम पे एनर्जी स्टोर्ड है सिस्टम में, हाँ है ना। तो अगर इस टाइम पे अगर मैं इंफिनिटी पे जीरो मान लूं, तो पास में लेकर आऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो जब जीरो से इंक्रीज कर रही है तो पॉजिटिव ही आई, तो जब भी आपको दो ऐसे पार्टिकल्स मिले जिनमें रिपल्सिव फोर्स है, आप पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हो, पॉजिटिव लेते हो, वो क्यों आता है, क्योंकि आप इंफिनिटी पे जनरली जीरो मान लेते हो, पास में आते हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, सिस्टम के अंदर स्टोर्ड एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है, छोड़ दोगे तो अपने आप दूर चले जाएंगे, इट मींस उसमें एनर्जी स्टोर्ड है, हाँ या ना भाई, जो एनर्जी स्टोर्ड है उसे पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हो, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के कारण, मैंने जबरदस्ती लेकर आया तभी तो एनर्जी स्टोर हुई है, अपने आप तो चीजें दूर ही जाएंगी, दोनों प्लस चार्ज है, हाँ। अब मान लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अब ये क्या कर रहे होंगे, अब ज्यादा एनर्जी है सिस्टम में, अब क्योंकि अब छोड़ दोगे तो अपने आप पास आ जाएंगे,
इट मींस इस टाइम पे इसके पास एनर्जी है, एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क तो वर्क करती है और ले आए पास में, यहाँ छोड़ दो अभी क्या और कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, आया ना। तो अगर आपने इनफिनिट तो पास में लेके आ रहे तो एनर्जी क्या हो रही है इनकी स्टोर्ड एनर्जी कम, तो इन्फिनिटी पे जीरो मान रखा है तो पास में लेकर आ रहे हो तो कम हो रही है, तो जीरो से कम क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है। तो जब भी अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, जब भी बाउंडेड सिस्टम होगा, बाउंडेड समझते हो ना, जैसे अर्थ है सन के साथ बाउंडेड है, मून है अर्थ के साथ बाउंडेड है ना, तो जब भी बाउंडेड सिस्टम मिलेगा आपको पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिलेगी, क्या बात समझ में आई? बाउंडेशन खत्म कब हो जाएगी, जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, इंफिनिटी दूर चली गई, पॉजिटिव तो एकदम ही बाउंड हो गया, जस्ट वो कंडीशन जब बाउंड ना रहे जीरो, आया ना। तो हम बोलेंगे यार ये ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ से दूर से बाहर चली गई है, बाउंड का आ रही है जब ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली गई, क्या लॉजिक समझ में आ गया? पक्का अब ये समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या लिखोगे, लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये बताओ, इसको मैं पास में लेकर आ रहा हूं, ये एनर्जी इस पार्टिकल की है, इस पार्टिकल की है, सिस्टम की है, सिस्टम की है। मैंने क्या कहा, ये मास इंफिनिटी से ही आया, ये जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है ये किसकी है, इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी इसकी है, इस सिस्टम की है, सिस्टम की है। एक पार्टिकल की कोई पोटेंशियल एनर्जी होती है, मान लो आप एक चीज कोई लेकर आए पॉजिटिव चार्ज को, बताओ क्या वर्क किया, कुछ नहीं, किसके अगेंस्ट रिपल्शन हुआ, कुछ वर्क ही नहीं हुआ। तो एक पॉइंट पार्टिकल के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट किसके लिए डिफाइंड होता है, सिस्टम के लिए डिफाइंड होता है, हाँ है ना, क्या बात समझ में आ गई? तो इट इज ऑलवेज ए एनर्जी ऑफ सिस्टम। मैं बोल देता हूँ इसको मैंने h हाइट से ऊपर किया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ गई, एक्चुअली इसकी नहीं बढ़ी है, अर्थ और इस मास इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, जब पास में जाएगा तो एक्चुअली आप ये भी तो अर्थ भी तो पास आ गई इसके, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घट गई, क्या लॉजिक समझ में आ गया? लिख लो ये बात, लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, it is defined as the amount of work done by an external agent it is defined as the amount of work done by an external agent in bringing a given mass from infinity to a point in a region having gravitational field due to another mass system, mass or system, हाँ कुछ भी हो सकता है, अभी और से समझा दूंगा, इतना तो लिख लो। ये समझ में आ गया ग्रेविटेशन पोटेंशियल नेगेटिव क्या होती है, नेगेटिव का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया क्या है, फटाफट लिखो।
क्या हाँ क्लियर गवाह से तैयारी तुम्हारी है वही तो बोल रहा अच्छी तो लिखी फटाफट टाइम हाँ बिल्कुल है तो आईएएस का पेपर देने जा रहा है आप नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस लेकर जा रहा हूँ कहीं पे कोई भी कोई पॉइंट बी या कोई पॉइंट क्यू है वो अगर उसकी बात तो जवाब पीपल से कम इंटरेक्शन होती है पॉजिटिव ज्यादा क्या होती है क्या होगी नेगेटिव ऑब्वियसली बात है कम होगी बढ़ेगी यार तो अट्रैक्शन क्यों बोलते हैं दो चीजों को जोड़ क्यों रहा है ये बता हम अपने आप ही पास जाएंगे दूर जाएंगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो बस तो एनर्जी कम हो रही है सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है हाँ भाई अब सुनो आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ गया नहीं हो रहा अब देखो अगर मैं ना इसी फॉर्मूले को ध्यान से समझना इसी फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ लगा दूं दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ आया ना और पार्टिकल को यहाँ से मैं HI ग्रुप पर लेकर चला जाता हूँ HI ग्रुप पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस देखना चाहता हूँ आया ना तो एक चीज तो तुम्हें पता चली गई किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे क्या होगा R से डिवाइड कर दोगे जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो ये क्या चीज है इसके साथ आएगा Gm m नॉट अपॉन E और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा Gm m नॉट अपॉन B तो ये क्या हो गया A और B पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी तो होगी ना
क्योंकि इंफिनिटी पे 0 मान रखी है। तो ये जगह तो नहीं, बी पी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी यही तो आ गई, जी एम एम नॉट अपॉन ए, यही आ गई। एक चीज देखो, इस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यू इनिशियल, जी माइनस जी एम एम नॉट अपॉन आर, और यहाँ क्या फाइनल माइनस जी एम, बोलो आगे, अपॉन आर प्लस एच। अब मैं देखो पोटेंशियल एनर्जी का क्या चेंज आ गया, तो आप क्या लिखोगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखोगे, हाँ है ना। इसको जब तुम ऐसे लिखोगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये एक्चुअली ये बन जाएगा, देख लो ये बन जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करोगे, नहीं हो रहा, कैलकुलेशन करके देख लो किससे नहीं हो रहा। ये नेगेटिव वैल्यू है ना, तो तुम्हारा आइडिया लगा ही सकते हो, माइनस करने पे क्या आएगा, आ गया ना समझ में आता है। अब इस चीज को देखो ध्यान से, तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, जी एम एम नॉट, ये क्या आ गया, आर प्लस एच माइनस आर अपॉन आर इंटू आर प्लस एच। अब एक चीज सोचो, ये चीज क्या हो जाएगी, ये और ये कैंसिल, ऊपर क्या आ गया, एच आ गया, तो डेल्टा यू जी एम तो कैपिटल एम नॉट एम नॉट इंटू एच अपॉन आर इंटू आर प्लस एच। अगर मैं कहता हूं ये डिस्टेंस है 2 मीटर 3 मीटर 5 मीटर, ये डिस्टेंस कितनी है 400 किलोमीटर, तो 2 जीरो लगा दो, तो उसके कंपैरिजन में डिस्टेंस क्या है, तो इस चीज को मैं h को नेगेटिव मान सकता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, तो डेल्टा u किसके बराबर आ जाएगा, जी एम एम नॉट h अपॉन आर स्क्वायर। अब एम नॉट की जगह तो मास ऑफ अर्थ पुट कर दो, हाँ है ना, और फिर ये देखो ये चीज क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो डेल्टा u किसके बराबर आ गया, एम जी एच, और आप बोलते भी ये एच एक्ट पर गया, इतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। हम बोलते हैं यार इस फॉर्मूले के अंदर तो मास ऑफ सिर्फ इस ऑब्जेक्ट का ही आ रहा है, हाँ है ना, मास ऑफ अर्थ तो आ ही नहीं रहा है, तो आपको लगता है यार इसमें सिस्टम की एनर्जी का है, मास ऑफ अर्थ छुपा हुआ है इस जी के अंदर, हाँ है ना। तो एक्चुअली ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना mgh, ये इस पार्टिकल की नहीं है, किसकी है, अर्थ और इस मास की, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन हम यूज करते करते हैं ना हैबिचुअल हो गए यार, इसकी इतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, हाँ है ना। क्या लॉजिक समझ में आ गया, पक्का, अब कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी ना। अब ये समझ में आ गया कि इसको हम g को कांस्टेंट कब तक मान सकते हैं, जब ये वैल्यू क्या हो h, इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो, अगर ये वैल्यू ज्यादा हो गई फिर तो ये पूरी पूरी कहानी चेंज हो जाती है। क्या लॉजिक समझ में आ गया, देखो वो अर्थ के पास रहेगा और अर्थ के पास अर्थ तक चलेगा, ये मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी नियर द अर्थ सरफेस, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नियर द अर्थ सरफेस, नियर अर्थ सरफेस, एडी नेक्स्ट जो इसका है लिख ले, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नियर अर्थ सरफेस, हाँ कुछ भी लिख लो यार, मैंने तो बात बता दी, तुम यहाँ पे हेडिंग तो बना लो तुम, हाँ बिल्कुल गलत नहीं होता, लेकिन नाउ इट इज अंडरस्टूड, बेटा सामने कहा कि सिस्टम की बड़ी सिस्टम की बड़ी तब हम प्रोफेसर बनने के लिए मान लीजिए
तो मैंने बताया कि तो मेरे से क्यों पूछ रहा है जब मैंने बताया कि फिर से वही चीज पूछ रहा है मेरे से। हाँ समझ आ गए, समझ में तो आ गया नहीं आर्टिकल एएमजीएच क्यों लिखते हैं। या पेन है देखो escape velocity escape velocity escape velocity escape velocity क्या होती है। वो मान लो कि बता दें escape velocity क्या होती है। ये देखो escape velocity देखो इधर है, अगर मान लो ये अर्थ है, अर्थ पे मान लो एक बंदा बैठा है, मैं इसको किस स्पीड में क्या किक मारूं जो अभी धरती पे डाले, तो वो जो किक मारी है मैंने और उसमें जो वेलोसिटी अटेन की दैट इज एस्केप वेलोसिटी को वापस धरती पे ना बात समझ में, इसी को क्या बोलते हैं, हम वो वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, ठीक है बात समझ में। तो कैलकुलेट कैसे करना है, एस्केप कर जाए कोई चीज, जस्ट एस्केप कर जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या जानी चाहिए, जीरो। अब मैं ये मान लूं कि इंफिनिटी पे जाके चीज रेस्ट पे आ जाए और तुम्हें पता है क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटेशनल पुल, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। तो इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी आया ना, ये टोटल क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी इनफिनिटी पे जाके पहुंच जाएगी, तो उस टाइम टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस की जगह की पोटेंशियल एनर्जी। अब तुम्हें पता करिए ये पॉइंट इनफिनिटी पे है तो पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो जाएगी इस पोजीशन पे,
जीरो हो जाएगी और जस्ट पार्टिकल यहां तक पहुंच पाई तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जस्ट पहुंच पाई। हाँ है ना, हो सकता है ज्यादा हो तो फिर आगे और निकल जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट यहां तक पहुंच जाए तो ये चीज कर देनी चाहिए, तो टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या हो जानी चाहिए, तो इसका मतलब जो टोटल एनर्जी यहाँ पे होगी वो टोटल एनर्जी यहाँ होगी, इसका जो टोटल एनर्जी यहाँ पे होगी वही टोटल एनर्जी यहाँ होगी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लग रहा है। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम किसी भी पॉइंट पे आपके पास जीरो आ जाता है, तो उस पॉइंट की आपको एस्केप वेलोसिटी मिल जाएगी। दैट इज कोई एक बिल्डिंग चाहिए, आपसे हिट करोगे तो यहाँ पे इन दोनों का सम हो जाता है, यहाँ पे कुछ कम वेलोसिटी चाहिए क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी तो आई ये चीज। तो एस्केप वेलोसिटी हमेशा कहां से मेजर करनी है, मिनिमम वेलोसिटी कौन से पॉइंट पे, सरफेस ऑफ द प्लेनेट, है ना, इस सरफेस ऑफ द प्लेनेट के ऊपर आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या मिनिमम वेलोसिटी दो ताकि वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ दैट प्लेनेट को एस्केप करके बाहर निकल जाए, दैट इज नोन एज वेव वेलोसिटी। लॉजिकल बात समझ में आ गई है, आया ना, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग निकलेगी। तो मैं ये कहता हूं पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कैसी, इस बंदे का मास है m, ये है मास ऑफ अर्थ, बताओ यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नहीं बताओगे, माइनस g अभी तो सिखाया m मास ऑफ अर्थ अपॉन r, है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m v एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, और इसका सम किसके बराबर आ जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हाफ m v एस्केप का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू g m into me अपॉन r, कोई प्रॉब्लम, m से m गायब हो गया, जरा ये बताओ ये v एस्केप वेलोसिटी कुछ ऐसा आ जाएगा 2g me अपॉन r, ये एस्केप वेलोसिटी आएगी। ये वाला तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसको r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड कर दूं, ये चीज क्या है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2gr, ये वैल्यू सॉल्व कर लो, अर्थ के लिए आती कोई 11.8 या 11.3 आया ना, तो अर्थ की ग्रेविटेशन पुल से किसी चीज को बाहर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, अंडर रूट 2gr, r 64 के आसपास है तो 8 बार आ जाएगा, है ना, रूट 2 की वैल्यू क्या होती है ना, तो करीब 4 का तीसरा भाग दैट इज 3, हाफ कर दे तो 4 हो जाता, वो थोड़ा और कम करना है, हाफ से भी कम कर देना, 0.4 तक लेके जाना है ना, तो करीब करीब यही आ रहा है मेरे हिसाब से 11 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, हाँ मतलब वही 11 पॉइंट समथिंग आया ना, 11.3 या 11.8 समथिंग आ जाएगा, किलोमीटर पर सेकंड आएगा, किलोमीटर पर सेकंड आएगा, आप चेंज कर लेना यार, रेडियस ऑफ अर्थ भी तो है ना आपके पास है, मास एक मिनट एक बार बताओ, ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकालने के लिए मास से फर्क पड़ता है कि अगर आपने एक वेलोसिटी दी है तो उसके यही नहीं था, मास ऑफ अर्थ तो तेरे को मास ऑफ अर्थ तो थोड़ी फेंकना है, तेरे को तो ऑब्जेक्ट को फेंकना है ना यार, प्लेनेट पे तो डिपेंड करेगा ये, एक पत्थर हो, रॉकेट हो, टैंक हो, पहाड़ हो, किसी को भी ये वेलोसिटी दे दी होती वापस ये, हाँ भाई अब सुनो ध्यान से एक बात, लिखा रहे तो बात कर रहे हो, हाँ लिख लिया,
ये तो मून पे एटमॉस्फेयर है क्या? मून पे एटमॉस्फेयर है? मैं पानी पूछ रहा हूँ पानी है? नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है। अब उसका सिंपल लॉजिक है कि जो थर्मल एजिटेशन दैट इज हीट के कारण जो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होती है, थर्मोडायनेमिक्स में सर ने पढ़ाया था किसी भी मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी होती है 1/3/2 kT होता है थर्मल स्पीड। अभी थर्मोडायनेमिक्स नहीं करवाएंगे सर? केटी में पढ़ाया होगा कहीं ना कहीं। गैसियस स्टेट में √3/2 kT किसी भी मॉलिक्यूल की स्पीड होती है टी टेंपरेचर पे, थर्मल स्पीड। तो अब सुन लोगे। तो अगर मान लो अर्थ के ऊपर आप ऐसे मॉलिक्यूल्स देते हो और अगर उनकी स्पीड √3/2 kT आप पुट करते हो, टेंपरेचर ऑफ अर्थ पुट करते हो, एवरेज टेंपरेचर ऑफ अर्थ, तो गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड आएगी एटमॉस्फेयर में। अगर ये वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगी तो एटमॉस्फेयर बाउंड कैसे रह सकता है इसके साथ? ठीक है, मून के साथ यही प्रॉब्लम है कि वहां पे क्या है, अर्थ एस्केप वेलोसिटी इतनी कम है कि थर्मल एजिटेशन से कोई चीज की वेलोसिटी इतनी आ भी जाती है गैस मॉलिक्यूल को छोड़ भी, तो अर्थ वो क्या करता है, मून के सरफेस को लीव करके बाहर निकल जाता है उससे ग्रेविटी से, क्योंकि थर्मल एजिटेशन से इतनी ज्यादा स्पीड होती है। क्या लॉजिक समझ आया? तो आपको उन प्लेनेट के ऊपर जरूर एटमॉस्फेयर मिलेगा जिनके ऊपर जो थर्मल वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है गैस मॉलिक्यूल्स की, वो उसकी अगर ऐसी वेलोसिटी से कम होगी तो वहां आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा। वो तो होगा ही यार, अगर मास से ज्यादा होगा तो जी ज्यादा तो होगा, बिल्कुल जुपिटर ही है। आप अगर जाके मून पे रहने लगो, आपको एक बात बताता हूँ, फैक्चुअल सी बात है, आप जाके अगर मून पे रहने लगो आपकी हाइट बढ़ जाएगी ज्यादा, ग्रेविटी कम होगी, पहला लॉजिक। दूसरा, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, दे विल बी मोर फ्रेजाइल। जब आप वापस अर्थ पे आओगे आपकी हड्डियां टूटने लगेंगी, दे विल बिकम मोर फ्रेजाइल। देख वैसे हाइट ज्यादा है और फिर और कम हो जाएगी तो यार कैसे जी होगी बात, दिखोगी तो क्या हो जाना है जुपिटर पे। अर्थ में भी तो मतलब यहाँ पे टॉलेस्ट मैन जो होती है 7-8 फीट यार देयर आर ऑलवेज एक्सपेक्ट, फिर तो बोलते हैं जिराफ भी होता है, तो बात है इंसानों में तो ना 8 फीट के लोग मार्स में यार एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, कहानी होती है, ऐसा तो नहीं है कि वो वहां पे वो मून से आए, जो पोल्स के पास रहते हैं और कोई इक्वेटर पे रहते हैं उनमें भी हाइट रहती है, बहुत माइनर होता है, बिल्कुल होता है। एक मिनट यार, मेरी बात सुन लो यार, वो कुछ कहना चाहता है, हाँ बोलो। मास्क नीचे कर पहले। तो जैसे हम किसी रॉड के ऊपर लटकते हैं तो मतलब हमारी हाइट बढ़ती है, तो ग्रेविटी की कंडीशन काम करती है, ऑब्वियस बात। तो ऐसे तो चाहता है क्या बढ़ा ले आप इसी से है, हाँ तो बिल्कुल सही है। यार ये तो मेरे को साइंटिस्ट समझने लग गया, अब मेरे से पूछा मार्स पे बताओ लाइफ है या नहीं है, बस मेरे अलावा सारे साइंटिस्ट बैठे हैं यहाँ पे। ये दो तो नेक्स्ट लेवल के लोग हैं, मैं कहता हूँ ये पुरुष है ही नहीं, महान पुरुष है, ठीक है, एक्सेप्शनल लोग हैं। देखो लॉजिक है ना, कई बार ना समझ में नहीं आता, अभी मेरे को बोलता है कि सर अगर कॉमन सेंस भी नहीं हो तो बताओ कैसे
मतलब तू बोल रहा है मेरे को, एक क्वेश्चन पूछा इसने मेरे से, क्वेश्चन पूछ के मैंने बोला अब बता ये चीज ऐसे पूछिए, हाँ सर समझ आया, कैसे कॉमन सेंस से, वो ठीक है। फिर पता इसका नया कोई नया मतलब नी प्रॉब्लम इसको क्या है, ठीक है, दूसरा डाउट आ गया, तो वो क्या आया, बोला सर अगर मान लो मैं कॉमन सेंस नहीं लगा पाऊँ तो बताओ कैसे सॉल्व करूंगा। तो मैंने उसको कहा कि फिर तेरे को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अब उसका सॉल्यूशन यही है कि भगवान सॉल्व करके जाए जब कॉमन सेंस नहीं है। अब देखो ये भी कुछ बोलना चाहता है, कोई बात नहीं, इधर पे समझ में आ गया, एसके वेलोसिटी समझ में आ गई, किसी भी प्लेनेट की एसके वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। अब लिखो मोशन ऑफ सैटेलाइट, मोशन ऑफ सैटेलाइट, अगर तुम सुन लोगे तो फटाफट खत्म हो जाएगा, ठीक है। मोशन ऑफ सैटेलाइट, अब मैं सैटेलाइट मोशन की बात करता हूँ तो देखो सैटेलाइट में क्या है, मान लो दिस इज मास ऑफ अर्थ, यहाँ से r डिस्टेंस पे सैटेलाइट घूम रही है, इसका मास है स्मॉल m, इसकी वेलोसिटी होगी v, वेलोसिटी क्या होगी इसकी v, v वेलोसिटी होगी तो इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, ये इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, किसके बराबर हो गई, अपॉन r स्क्वायर, और ये सेंट्रीफ्यूगल, ये फोर्स इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, m v स्क्वायर बाय r, एक r से एक r गायब हो गया, m से m गायब हो गया, तो v किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट g m e अपॉन r, है ना, ये पता चल गया। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी कि r रेडियस पे होगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी। तो अब ये टाइम पीरियड को कंप्लीट करें, तो टाइम पीरियड के लिए क्या करोगे तुम, 2 पाई r डिवाइडेड बाय v, तो ये जो सैटेलाइट धरती का एक चक्कर काटते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसका टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई r, और v के लिए क्या लिखोगे, g m e अपॉन अंडर रूट r, तो ये ऊपर जाएगा तो 3/2 बन जाएगा, या देखो ऊपर ऑलरेडी r है, नीचे अंडर रूट r, ऊपर आ जाएगा r की पावर हाफ, क्या आता है r की पावर 3/2 आ गया, तो ये टाइम पीरियड आ गया, आया ना, कई बात समझ में आ गई, तो तुम्हें ऑर्बिटल वेलोसिटी भी आ गई और टाइम पीरियड भी आ गया। अब एक बात समझना तुम ध्यान से, सबसे पहली जो सैटेलाइट लॉन्च की थी वो रशिया ने की थी, क्या नाम था उसका, ठीक है, ठीक है, तो लोग स्पुतनिक भी बोलते हैं, स्पुतनिक भी बोलते हैं, अगर नाम बोलते हैं फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, स्पुतनिक भी बोलते हैं। तो सुनो, अब है क्या कि अमेरिकन और उस टाइम पे रशिया के बीच में टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी लड़ाई थी कि कौन पहले करता है, ठीक है, बहुत बड़ी फाइट थी। तो अमेरिकन है ना, वो एक आइडिया लगाना चाहते थे कि यार ये जो इन्होंने सैटेलाइट भेजी है ना, इसको कैरी करने के लिए कोई ना कोई तो रॉकेट होगा, और जो रॉकेट जितना वजन उठा के लेके जाता है उसको उसका पेलोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसका, तो वो एक आइडिया लगाना चाहते थे कि यार इनके पास कितने पावरफुल रॉकेट्स हैं ये सैटेलाइट को लॉन्च कर पा रहे हैं। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया कि यार मैं ये देखना, वो कैलकुलेट करना चाहते थे कि जो स्पुतनिक थी कि उसका मास कितना था। अब जो डेटा अवेलेबल था वो डेटा था टाइम पीरियड, हाइट और वेलोसिटी, और प्रॉब्लम ये है
ना तो टाइम पीरियड से ना ही वेलोसिटी से आप मास ऑफ सैटेलाइट कैलकुलेट नहीं कर सकते। देख लो, ना तो टाइम पीरियड में आ रहा है और ना वेलोसिटी में आ रहा है, आया ना। तो आपकी सैटेलाइट 50 केजी की या 500 केजी की हो, इस रेडियस के अंदर अगर वो घूमेगी तो उसकी वेलोसिटी यही होगी और उसका टाइम पीरियड भी यही होगा। हाँ, तो नहीं आइडिया लगा ना उनको। अमेरिकन को काफी सालों तक नहीं पता चला कि रशियंस के पास कितने स्ट्रॉन्ग, कितने ज्यादा पेलोड को कैरी करने वाले रॉकेट्स बनाए। ठीक है, उन्होंने कोशिश की थी, वो नहीं बता पाए। ठीक है, ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। ऐसे मैं जब भी पढ़ता हूँ ना तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उसमें इंटरेस्टिंग बातें ढूंढने की। यार इसका यूज क्या था, लोगों ने इसके लिए स्ट्रगल किया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ऑर्बिटल वेलोसिटी पता चली। एक चीज बताओ, क्या कभी भी ये मान लो अर्थ है, क्या कभी भी किसी सैटेलाइट के लिए ऑर्बिट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना? क्यों? इसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स इधर लगाएगी। तो आप कभी भी कोई भी सैटेलाइट होगी ना, है ना, उसका जो ऑर्बिट होगा ना, उसका प्लेन अर्थ के सेंटर को जरूर कंटेन करना चाहिए। ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, लॉजिक समझ में आ रहा है? ऐसे बनाओ, जैसे भी बनाना, ऐसे बनाओ, अर्थ के सेंटर को जरूर कंटेन करना चाहिए उसका प्लेन। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि यार फोर्स तो फिर ऐसे ही लगना है इसके अंदर, आया ना। तुम ऐसे एक बार बताओ, तुम कभी पत्थर बांधो, ठीक है, और उसको ऐसे हवा में ऐसे घुमा सकते, नीचे से पकड़ के नहीं घुमा सकते ना? क्यों? क्योंकि आपको सेंटर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा ना। नीचे वाले में तो इसलिए घूम जाता है क्योंकि अर्थ नीचे फोर्स लगा रही है। हाँ बोल रहा हूँ, ऐसे करके मतलब हाथ की हाइट है और जो पत्थर वो इस सर्कल में घूम रहा है, नीचे से ऐसे पकड़ के घुमा सकता है, तो बस नहीं घुमा सकता तो ये भी नहीं घुमाएगा। सभी ये है ना। अब ये जो सैटेलाइट ऐसे घूमती है इसको क्या बोलते हैं? कौन सी सैटेलाइट होती है? पोलर सैटेलाइट आया ना, आया ना, बात में। तो ये जो टाइप ऑफ सैटेलाइट है ना, इसके बारे में तुम खुद पढ़ोगे कि कौन कौन सी टाइप की होती है। एक जियो सिंक्रोनस होती है। मैं क्या करता हूँ, खुद पढ़ोगे, मैं क्यों बताऊंगा? अब कुछ आपने तुम्हें भी बोल ही रहा हूँ ना मैं करने के लिए, तुम्हें वेलोसिटी निकालने की दोनों चीजें आ गई। अब कुछ सैटेलाइट ऐसी होती है जो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होनी चाहिए आपकी लोकेशन के साथ। जैसे मान लो कोई कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट है, तो सिग्नल जाना चाहिए और आना चाहिए, तो धरती के साथ साथ जैसे घूम रही है वो भी धरती के साथ साथ ही घूमनी चाहिए। दैट इज, अगर आप यहाँ पे हो, सैटेलाइट यहाँ पे है, तो आपके साथ साथ ये घूमनी चाहिए ना। इनको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, हाँ है ना। वो क्या होती है, अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या रहती है, रुकी रहती है। तो पक्की बात है, उनका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? तो बस 24 आवर्स अगर आप लिख दोगे तो आप 24 आवर्स इसमें पुट कर दो, आपको रेडियस पता चल जाएगी कि वो धरती से कितनी दूर होनी चाहिए। आया? तो कभी ये पूछा जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ से कितनी दूर होती है, आया ना। तो टाइम पीरियड पुट कर दो तो आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का पता चल जाएगा। ठीक है, कुछ होती है जियो सिंक्रोनस होती है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स तुम समझ सकते हो कौन सी होती होगी, जैसे आपके लिए जो वेदर फोरकास्ट करती है, आया ना। तो किसी दूसरी कंट्री की सैटेलाइट है, आपने देखा होगा वो मूवी देखी आपने परमाणु, उसके अंदर सैटेलाइट होती है, आया ना, यूएस की, वो ट्रैक करती है कि कहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो इट मींस वो पूरे अर्थ को स्कैन कर रही है, आया ना। ऐसे ही वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी, ऐसे ही वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होती है सैटेलाइट।
ठीक है, अब किस सैटेलाइट से क्या यूज करवाना है, क्या काम लेना है, उस हिसाब से उसका ऑर्बिट डिसाइड किया जाता है, उसका टाइम पीरियड डिसाइड किया जाता है। बात समझ में आई अच्छी तरह से? तो इतनी बात तुम्हें समझ में आएगी अच्छी तरह से। अब इसी के बेसिस पे एक होता है केपलर्स लॉ। केपलर लॉ जो दिए थे ना उसने, वो न्यूटन से भी पहले दे दिए उसने। और आपको ये बता दूं, उसका जो मेंटर था टाइको ब्राहे, टाइको ब्राहे उसका मेंटर था, ठीक है, केपलर का। तो केपलर ने बहुत टाइको ब्राहे से ना जो एस्ट्रोनॉमी के ना खूब सारे मैप्स बनाए हैं, उनकी स्टडी को करके, ये तो अब हमें पता चला ना ये रेडिएटिविटी कैसे होता है। केपलर ने है ना जो 3 लॉ दिए ना, उस बेसिस पे आप एक सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हो। और वो बड़ी बात है, जैसे यार दीपावली पे रॉकेट नहीं छोड़ा जाए तो यार सैटेलाइट को लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, मेरे से छोड़ेगा ऐसी बात। ज्ञानी भी होना ठीक नहीं है, बंदे को पता होना चाहिए कि डैश 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 भाई बात क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ ना तो ध्यान से सुन लो। ठीक है, मैं ये कोई फन की बात नहीं है, मैं भी फटाफट मास्टर करके है ना सारे फॉर्मूले करा के निकल जाऊंगा क्लास में से। जो मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ ना, इट डिपेंड्स अपॉन योर एटीट्यूड। मेरे को लगता है आपको कोई मतलब नहीं उससे, तो मेरे को जरूरत नहीं बताने की। ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, ये कहीं भी कोर्स के अंदर प्रिस्क्राइब नहीं है, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ। तो जो केपलर्स लॉ है ना, वो 3 लॉ है। पहला लॉ ये कहता है कि जो सैटेलाइट्स या जो प्लैनेट्स हैं उनका सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। और जो सन है, सन इज एट वन ऑफ द फोकस, ठीक है, सर्कल का एक ही फोकस होता है, दैट इज द सेंटर। एलिप्स के 2 फोकस होते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट लॉ है वो बता देता हूँ, केपलर्स लॉ में लिखे हुए मिल जाएंगे। तो फर्स्ट लॉ ये है कि जो ऑर्बिटल मोशन हो कुछ ऐसा होता है, सन या तो इस फोकस पे होगा या इस फोकस पे होगा, 2 फोकस है इसके, ठीक है। अब इसको बोलते हैं पास वाले पॉइंट को बोलते हैं, जब अर्थ यहाँ पे, इसको बोलते हैं एपोजी, इस पॉइंट को बोलते हैं पेरिजी, ठीक है, अर्थ के केस में। वरना इसको बोलते हैं एपरेडियन, इसको बोलते हैं पेरिडियन। रीडिंग लगाओगे पता चल जाएगा, दैट इज इलिप्टिकल पाथ होगा, ये सन होगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ तो ये है। सेकंड लॉ ये कहता है कि इक्वल एरिया स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज प्लेनेट यहां से लेके यहां तक गया, ये जो एरिया हुआ ये मान लो 3 आवर्स में कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे अगर आप इतना ही एरिया करोगे तो पक्की बात है आपको ये ज्यादा डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो यहाँ से यहाँ जाने में टाइम अगर टी लग रहा है और यहाँ से जाने में टाइम टी लग रहा है, तो ये एरिया A1 और ये एरिया A2 इक्वल होगी, दैट इज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल एरिया इज स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर, ठीक है, या द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द अर्थ, इक्वल एरिया स्वेप्ट करते हैं। बात समझ में? तो इस लॉजिक से बताओ सेकंड रीजन में ज्यादा स्पीड होनी चाहिए फर्स्ट रीजन में। फर्स्ट रीजन में यहाँ पे ये लाइन ज्यादा चले तो स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे स्पीड क्या होगी, कम होगी, तो ये सेकंड लॉ है, ठीक है। थर्ड लॉ है, ये सब कांस्टेंट है ना,
तो थर्ड लॉ है P स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। बात समझ में आई कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, दो प्लैनेट्स में बोलता हूं, उनके अगर आपको टाइम का रेशियो पता है, टाइम पीरियड का रेशियो पता है, तो आप क्या बता सकते हो, उनकी रेडियस रेशियो बता सकते हो कि वो धरती से कितनी दूर है। या फिर अगर आपको रेडियस रेशियो पता है तो आप क्या बता सकते हो, टाइम पीरियड का रेशियो बता सकते हो। क्या बात समझ में? ये तीन लॉज हैं केपलर के। अब इसका जो सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ का तो आपके पास डेरिवेशन हो चुका है, आया ना? डेरिवेशन किसका करना है? सेकंड लॉ का। अगली क्लास में मैं सेकंड लॉ का डेरिवेशन करवा दूंगा तुम्हें, और तुम खुद ये चैप्टर एनसीईआरटी से रीडिंग करा लो। जो बात नहीं समझ में आएगी अगली क्लास में बस उसी का मैं डिस्कशन कर दूंगा। एनसीईआरटी से रीडिंग लगा लो, ठीक है? एनसीईआरटी से रीडिंग लगा लो, दैट इज अ फीचर। क्वेश्चन नहीं करने हैं। हाँ,